तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? आप जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो कहां पर है ये आपका प्रश्न है, क्योंकि मतदान का दौर है और मतदान के बाद, इलेक्शन के बाद जैसे ही आपके टेस्ट आएंगे, ठीक है, जो शेड्यूल आपके बनाए गए हैं, तो उसमें आपसे जो है मतदान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है आपके पास। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ताशीगंग, हिक्किम, किन्नौर या फिर कुल्लू। ताशीगंग को कई बार टाशीगंग लिखा जाता है, टशीगंग लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ताशीगंग, हिक्किम, किन्नौर या कुल्लू आपके ऑप्शन हैं। लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहती है, तो वो भी आपको आगे में क्लियरेंस दे दूंगा। इसका सही उत्तर दोस्तों आपके पास है ताशीगंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहती है कि पहले जो था ये हिक्किम में था, ठीक है, अभी तो ये ताशीगंग में है, पहले ये हिक्किम में था। चलिए इसके बीच में भी डिफरेंस थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों ये हिक्किम में था, 14,567 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था। और इसके बाद रिसेंटली जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो ताशीगंग को जो है यहाँ पर जो है मतदान केंद्र बनाया गया, जो कि 15,256 आपके पास जो फीट है उसकी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ताशीगंग, ठीक है, वहां के एक स्कूल में जो है ये मतदान केंद्र बनाया गया। तब से दोस्तों यहाँ पर हिक्किम से ताशीगंग जो है चेंज हो गया और अब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग है। ये भी लाहौल स्पीति में है आपका, ये भी लाहौल स्पीति में, दोनों आपके जो है लाहौल स्पीति में है, ताशीगंग और हिक्किम। और ताशीगंग की बात करूं तो कुल 49 मतदाता जो है लोकसभा चुनाव के समय यहां थे। ठीक है, और दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, एशिया का ही नहीं पूरी दुनिया का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है और 3 से 4 फुट यहाँ पे साल भर यहाँ पे बर्फ रहती है, तो आप अंदाजा लगाकर चल सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपकी क्लियर हो गया होगा कि ताशीगंग और हिक्किम में से जो आपकी कंफ्यूजन रहती थी, तो हिक्किम अब नहीं है, अब ताशीगंग हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, गोरखों ने कांगड़ा के क्षेत्र पर आक्रमण कर लूट मार कब मचाई थी? ऑप्शन है आपके पास 1820 में, 1847 में, 1825 में या फिर 1809 में। तो लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका 1809 में। जी हाँ दोस्तों, 1809 में। अब यहाँ पे गोरखों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि कांगड़ा में उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, हिमाचल प्रदेश में उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, ताकि आपको जो है वहां से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप आसानी से यहाँ पर उत्तर दे सको। तो यहां पर अगर हम गोरखों के इतिहास की बात करूं तो गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, यहां पर जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड चीजें हैं, ठीक है, जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जो है रेड कलर में ये शो किया है। तो गोरखों ने अमर सिंह थापा की अगुवाई में 1805 ईस्वी में दोस्तों हमीरपुर के जो महल मौर्या स्थान था वहां पर कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उनको हराया था। अब यहां से आपके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखों की जो अमर सिंह थापा की अगुवाई में 1805 ईस्वी में, ठीक है, गोरखों ने राजा संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? तो आपको क्विक रिवीजन यहां से हो गई है, महल मौर्य, तो आपको यहां पे एकदम से आंसर देना है महल मौर्य नामक स्थान पर। या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 1805 ईस्वी में गोरखों ने जब कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था तब उनका नेतृत्व किसने किया? तो आपको आंसर दे देना है अमर सिंह थापा ने। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप ये समझ गए होंगे बात, ठीक है, इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूं तो 1809 में उन्होंने काफी ज्यादा लूट मार मचाई, बट 1809 ईस्वी में ही महाराजा रणजीत सिंह से वे हार गए। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह से उनका युद्ध हुआ और वो वहां पर हार गए। उसके बाद भी काफी ज्यादा उनका इतिहास रहा। उसके बाद जो है अमर सिंह थापा के पुत्र आए जो रणजोर सिंह थे, उन्होंने सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश को हराया 1809 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1810 तक हंडूर और जुब्बल के जो क्षेत्र थे वहां पर कब्जा कर लिया था गोरखों ने। ठीक है, और इसके बाद 1815 ईस्वी में इनका जो युद्ध हुआ वो हुआ ब्रिटिश के साथ। ठीक है, और ब्रिटिश के साथ ये युद्ध हार गए, अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ गोरखों का, और अंग्रेजों के साथ जो है गोरखे युद्ध हार गए। और जो उनके आधिकारिक क्षेत्र थे जैसे बिलासपुर, बघाट, सिरमौर, जुब्बल, विशेर, ठीक है, उन्होंने वो ब्रिटिश को सौंपकर जो है वापस नेपाल चले गए। और इसके अलावा दोस्तों बात करें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, संगोली की संधि। ये आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा और काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने इसको देखा होगा। तो 1815 में जैसे ही गोरखे जो है ब्रिटिश से हारे, उसके बाद जो है अमर सिंह थापा ने जो है वो ब्रिटिश
ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी से एक संधि कर ली। कौन सी? संगोली की संधि। और काफी ज्यादा इतिहास में इसका जो है हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मायने रहते हैं संगोली की संधि के, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो संगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है, अमर सिंह थापा और ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के बीच में। यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इतिहास आपको समझ आ गया होगा, और इस प्रश्न से कितने ज्यादा प्रश्न जो है अराइज होते हैं, कितने ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं खजियार झील से, पराशर झील से, रिवाल्सर झील से या डल झील से। लाइव चैट में आप अपना आंसर बता सकते हो। फिलहाल इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका रिवाल्सर झील। जी हाँ दोस्तों, पद्म संभव का नाम जो है वो रिवाल्सर झील से जुड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं, रिवाल्सर झील के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से पद्म संभव का नाम जुड़ा है झील के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील दोस्तों बौद्ध लोग जो है इसे पद्माचन भी कहते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो रिवाल्सर झील को क्या कहते हैं? पद्माचन कहते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि पद्माचन जो है वो किस झील को कहा जाता है? तो ये भी रिवाल्सर झील को कहा जाता है। इस तरह से जो है घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कंटेंट तो वही रहता है। आपसे जो है वही उसी में से पूछा जाता है, एक अलग तरह से नहीं पूछा जाता, बस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपको जो है अपने तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। तो रिवाल्सर झील को बहुत लोग जो है पद्माचन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पद्म संभव का नाम किस तरह से जुड़ा दोस्तों? क्योंकि पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है छेशु मेला मनाया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। छेशु मेला भी आप कह सकते हैं या छेछू मेला भी आप कह सकते हैं। इस तरह के घुमा फिरा के पूछा जाता है, छेछू मेला पूछा जाता है या फिर छेशु मेला पूछा जाता है। तो बौद्ध जो पद्म संभव थे उनके जन्मदिन पर यहाँ पर जो है वो छेछू मेला जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह झील जो है वो हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है तीन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो आपको ये भी याद रखना है रिवाल्सर झील। जी हाँ दोस्तों, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तीन धर्म के लोगों का यहाँ पे तीर्थ स्थान है, और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और मैक्सिमम जो हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये पता ही होता है कि तैरते हुए टापुओं के नाम से किस झील को जाना जाता है? रिवाल्सर झील को। क्विक रिवीजन आपकी यहाँ पे होगी, एक तो पद्माचन कहते हैं इसे, पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है छेशु मेला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है यहीं से बन गए आपके। तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपको यहीं से याद रखने हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम जो है यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे इजी क्वेश्चंस भी पूछूंगा और यहाँ पे आपसे जो है थोड़े एडवांस लेवल के भी पूछूंगा। ठीक है, जो आपके पास रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है जरूरी नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे जो है एडवांस लेवल के ही पूछे जाए या इजी लेवल के ही पूछे जाए, तो दोनों को मिलाकर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी हमारी यहाँ पे ऑनलाइन सीरीज रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास पराशर, नाको, रेणुका, रिवाल्सर। इसका सही उत्तर है रेणुका। और अगर हम बात करें इसके थोड़े बहुत इसके बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं रेणुका झील के बारे में कि कितनी इसकी लंबाई और क्या कुछ इसमें रहा है। रेणुका झील की लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है, और रेणुका भगवान परशुराम की माता है। तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। एक तो रेणुका झील की कितनी लंबाई है, बाकी दोस्तों सोई हुई स्त्री जैसी आकृति वाली झील कौन सी है। इस तरह का प्रश्न मैंने काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है। तो आपको याद रखना है सोई हुई स्त्री जैसी आकृति वाली जो आपकी झील है वो आपकी रहेगी रेणुका झील, और सिरमौर जिले में है रेणुका झील, और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी यही है। भगवान परशुराम जो है मैं आपको बता दूं कि माता थी जो रेणुका थी। ठीक है, इसके अलावा भगवान परशुराम ने ही रेणुका को मारा था और जमदग्नि के आदेश पर मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, जमदग्नि भी भगवान परशुराम के पिता थे। तो इस तरह से आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, यहीं से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गया, आपको जो है याद रखना है कि क्या कुछ उसके पीछे का इतिहास है वो याद हो गया, तो आपसे चाहे जितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए आप जो है एकदम से उसका जो है आंसर दे पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का निर्माण शिवकी से लेकर बिलासपुर तक सतलुज नदी द्वारा किया जाता है? अब देखिए शिवकी से लेकर बिलासपुर तक, ठीक है, यहां मान लीजिए ये शिवकी है, यहां आपका रहेगा बिलासपुर, ठीक है। तो इसके बीच में जो सतलुज नदी है, उस सतलुज नदी द्वारा जो घाटी बनाई जाती है उस घाटी को क्या कहते हैं? ठीक है, इस घाटी को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में शिवकी और बिलासपुर के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब ये है। और जो सतलुज नदी द्वारा निर्माण किया जाता है, ऑप्शन है आपके पास सतलुज और बल घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है सतलुज घाटी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है सतलुज घाटी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो शिवकी से लेकर बिलासपुर तक सतलुज द्वारा निर्माण किया जाता है घाटी का, उसे सतलुज घाटी कहा जाता है। यहीं से आप जो है एक कॉमन सेंस के थ्रू भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बल घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी की भी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम बार विधानसभा के लिए सर्वप्रथम बार चुनाव कब हुए थे? आपके ऑप्शन है 1952 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1952 में। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो 1952 में 1952 में दोस्तों यहाँ पे आपके पास 36 सीट्स के लिए, यानी कि 36 सीट्स के लिए यहाँ पे आपके चुनाव हुए थे, जिसमें से 24 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। 24 सीट्स पर विजय हासिल करके जो है वो वाईएस परमार ने, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री हैं वाईएसपी यशवंत सिंह परमार, ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जो है यहाँ पर 24 मार्च 1952 को जो है प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। 24 मार्च 1952 को। तो आपको ये भी याद रखना है 24 मार्च 1952 को जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने थे, 24 सीटों पर जो है विजय हासिल करके 36 में से। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके इतिहास के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव जो है 1952 में हुए थे। क्विक रिवीजन यहाँ पे आपकी हो रही है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन से आपके पास पालमपुर, चंबा, सोलन और शिमला। सही उत्तर आपका रहेगा शिमला। जी हाँ दोस्तों, शिमला के कुफरी में जो है वो हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो स्थित है, ठीक है। तो शिमला के कुफरी में जो है आपको याद रखना है केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? ऑप्शन है आपके पास रिवाल्सर झील, रेणुका झील, गोविंद सागर और नाको झील। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है गोविंद सागर झील। जी हाँ दोस्तों, गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। कृत्रिम झील भी इसे आप कह सकते हैं, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील सबसे बड़ी है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 88 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 88 किलोमीटर कृत्रिम झील है ये, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है अपने आप में, ठीक है। 88 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 168, ठीक है, स्क्वायर, 168 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी जो है आपके पास क्षेत्रफल है, 168 वर्ग किलोमीटर। तो लंबाई आपको बता दी, क्षेत्रफल आपको बता दिया, साथ में बता दिया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे जो है यहाँ पर बड़ी आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कि कृत्रिम झील है और मानव निर्मित झील है। बिलासपुर जिले में दोस्तों ये, ठीक है। इसके अलावा अगर रिवाल्सर झील की बात करें तो रिवाल्सर झील के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, ये आपकी जो रहेगी वो मंडी जिले में रहेगी, ठीक है। और रेणुका झील की बात करें तो आपकी सिरमौर जिले में रहेगी। और नाको झील की बात करें तो आपकी किन्नौर जिले में रहेगी। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लामा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर में से जो लामा झील है वो आपकी है चंबा जिले में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि लामा झील की ऊंचाई कितनी है तो 3962, जी हाँ दोस्तों, 3962 मीटर इसकी जो है ऊंचाई पर ये स्थित है, जो लामा झील है आपकी चंबा जिले में। और इसे जो है वो 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 7 झीलों का समूह किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपके लामा झील को, जो कि आपकी
चंबा जिले में है। ठीक है, तो यहां से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि 7 झीलों के समूह किस झील को कहते हैं? लामा झील को। लामा झील के जिले में चंबा में। लामा झील की जो है ऊंचाई कितनी है? 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा, महाकाली झील किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो ये इसका भी सही रहेगा चंबा में। ठीक है दोस्तों, और माता काली को ये समर्पित है आपकी जो महाकाली झील है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3657 मीटर, जी हाँ दोस्तों, 3657 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये आपकी झील, और माता काली को ये समर्पित है। अब इस तरह के प्रश्न क्यों आपको यहाँ पे पूछ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी झील कहाँ है, आपको याद रखना है, साथ में उसकी कितनी ऊंचाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई एग्जैक्ट तो हर झील की पता रखना इतना काफी ज्यादा जो है मुश्किल रहता है, तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से आपको जो है ट्रिक के साथ आपको याद रखनी है ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, नाको झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके शिमला, सिरमौर, मंडी, किन्नौर। अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया कि नाको झील किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर रहेगा किन्नौर। जी हाँ दोस्तों, किन्नौर जिले में आपको नाको झील है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन्नौर जिले में सिर्फ और सिर्फ नाको झील का ही जिक्र किया जाता है, बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सोरंग झील भी है। ठीक है, जो कि आपके पास किन्नौर में रहती है। ठीक है, नाको के अलावा जो है सोरंग झील का भी यहाँ पे जिक्र कभी कभी किया जाता है, बट मैक्सिमम टाइम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ नाको झील ही पूछा जाता है आपका जब किन्नौर की बात आती है। तो किन्नौर में मुख्यतः नाको झील ही है, जिसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, ठीक है, तो ऊंचाई आपकी रहेगी 3662 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 3662 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई रहेगी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एकमात्र झील इसे कहा जाता है जो अगर हम बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है किन्नौर जिले से। ठीक है, तो किन्नौर जिले में 3662 मीटर आपकी रहेगी नाको झील, और इसके अलावा सोरंग झील भी आपकी इसमें रहेगी। तो आपको याद रखना है किन्नौर जिले में सोरंग और नाको झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास पोंग झील, पंडो झील, गोविंद सागर झील, कुमारवा झील। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों पंडो झील। जी हाँ दोस्तों, पंडो झील जो है वो आपकी सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कितने किलोमीटर की है, तो 14 किलोमीटर की, मात्र 14 किलोमीटर की यहाँ पर इसकी लंबाई है। ठीक है, 88 किलोमीटर की सबसे बड़ी जो आपको बताया था गोविंद सागर झील, और 14 किलोमीटर की ये सबसे छोटी झील जो आपकी पंडो झील है। और मंडी जिले में आपके पास ये रहने वाली है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मंडी जिले में आपकी ये है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्यास नदी पर ये झील बनी है आपकी। ठीक है, और नेशनल हाईवे NH 21 के ये किनारे पे है। ठीक है, फिलहाल के लिए NH 21 का नाम चेंज हो सकता है, बट NH 21 के ये किनारे पर स्थित है, और 14 किलोमीटर की इसकी लंबाई है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पंडो झील आपको याद रखना है। इसके अलावा पोंग झील की बात करूं तो पोंग झील भी मानव निर्मित झील है, हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील है। ठीक है, पोंग झील है। और अगर पोंग झील की बात करूं तो ये आपकी जो आती है वो कांगड़ा जिला में आती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये भी ब्यास नदी पर है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें पोंग झील की, तो ये ब्यास जो है 42 किलोमीटर है, 42। ठीक है, 42 किलोमीटर इसकी आपके पास लंबाई है। तो मानव निर्मित झील में हमने 3 झीलों के बारे में पढ़ लिया, गोविंद सागर झील, पोंग झील और पंडो झील। गोविंद सागर की 88 किलोमीटर, पोंग झील की आपकी 42 किलोमीटर, और आपकी पंडो झील जो सबसे छोटी है उसकी 14 किलोमीटर यहाँ पे लंबाई है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके अलावा गोविंद सागर झील की मैंने बता दिया। कुमारवा झील की बात करें तो ये आपकी मानव निर्मित झील नहीं है, ये आपकी एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, कुमारवा झील जो आपकी रहती है ये एक प्राकृतिक झील है, और ये भी आपकी जो है मंडी जिला में आती है। 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो है क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लामा झील है आपके पास, महाकाली झील है, मणिमहेश झील है, करेरी झील है। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था, ठीक है, कि लामा झील जो है उसे हम 7 झीलों का समूह कहते हैं, जो कि चंबा जिला में है। इसकी जो है आपको मैंने ऊंचाई बता दी थी। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है आपके पास 3962 की जो मीटर है, ठीक है, रहेगी, और 7 झीलों का समूह इसे कहा जाता है चंबा जिले में। महाकाली झील भी आपकी चंबा जिले में है, मणिमहेश झील भी आपकी चंबा जिले में है, करेरी झील आपकी जो है कांगड़ा जिला में आती है। ठीक है,
आपकी कांगड़ा जिला में यहाँ पे करेरी झील आती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? ये भी मैंने आपको ऊपर ही यहाँ पे क्लियरेंस दे दी थी कि तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है गोविंद सागर, रिवाल्सर, कुमारवा, प्राशन। तो इसका सही उत्तर है आपके दोस्तों रिवाल्सर। जी हाँ दोस्तों, रिवाल्सर झील को जो है तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। क्विक रिवीजन यहाँ पे आपकी हो रही है काफी अच्छे से। गोविंद सागर की झील की बात करूं तो ये बिलासपुर में है, कुमारवा मंडी में है, प्राशर भी आपकी मंडी में है। तो रिवाल्सर, कुमारवा और प्राशर आपकी तीनों ये झील जो है वो आपकी आती है मंडी में। तो आपको यहां पर याद रखना है, इसकी ऊंचाई वगैरह जो है मैंने आपको बता दी, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मंडी नगर की स्थापना किसने 1527 ईस्वी में की थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन रहती है, कई बार यहाँ पे 1527 पूछा जाता है, कई बार आपसे 1526 पूछा जाता है। पर दोस्तों जो एग्जैक्ट आपका रहता है वो 1526 ही रहता है, तो आप 1527 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मंडी नगर की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की। ठीक है, तो 1526 में आपके पास ऑप्शन है अजबर सेन, महेश्वर सिंह, वान सेन या फिर जेठलाल। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा अजबर सेन। जी हाँ दोस्तों, अजबर सेन ने जो है 1526 ईस्वी में जो मंडी नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और 1527 तो काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो 1527 1526 आप इन दोनों में से एक लेकर चल सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट रहता है वो 1526 ईस्वी रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है सोमनाथ मंदिर की। ये आउट ऑफ हिमाचल भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बट दोस्तों यहाँ पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी काल में 1000 का जो ये काल है, ठीक है, इसी काल में जो है महमूद गजनबी ने कांगड़ा के किले पर भी आक्रमण किया था, आप जानते ही हैं। तो ये सही उत्तर रहेगा कि सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया ताकि आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोहम्मद गजनबी के काल के, अगर मैं कहूं तो, क्योंकि उसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था और आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्न। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? तो हाटकोटी मंदिर की बात करें, आपको ऑप्शन दिए हैं सिरमौर, चंबा, कुल्लू या फिर शिमला। तो आपका हाटकोटी मंदिर जो है वो शिमला जिले में है। जी हाँ दोस्तों, शिमला जिले में आपका हाटकोटी मंदिर आता है। और किस शैली में ये बनाया गया है ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शिमला जिले में आपका हाटकोटी मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका चंद्रभागा नदियां जो है कहां मिलती है? अब चंद्रभागा नदियों की बात करूं दोस्तों तो आपके ऑप्शन है तांडी, उदयपुर, जाहलमा या कोकसर। तो आपके दोस्तों इसमें सही उत्तर रहेगा तांडी। जी हाँ दोस्तों, तांडी में चंद्रभागा नदियां मिलती हैं और चंद्रभागा जो है सहायक नदियां हैं किसकी? चिनाब की। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहां से आपके ये क्वेश्चन बन गए कि चिनाब की सहायक नदियां कौन सी हैं? वो आपकी रहेंगी चंद्रभागा। ठीक है, आपको ये याद रखना है चंद्रभागा जो है सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की, और तांडी में मिलकर ये जो है चिनाब नदी का निर्माण करती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये एक ही क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है चंद्रभागा नदियां सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की, और तांडी में जब ये मिलती हैं चंद्र और भागा नदियां तो चिनाब नदी का निर्माण यहाँ पे करती है। यहां पर ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय जो आपके पास कह सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क आपके पास यहाँ पे आता है, तो सिरमौर में है, उन्ना में है, कुल्लू में है या फिर चंबा में है। तो इसका सही उत्तर आपके पास दोस्तों रहेगा, ठीक है, कुल्लू में। तो अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तो ये आपका रहेगा कुल्लू में। इसके बारे में भी हम आगे की वीडियोज में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले में नमक की खाने हैं? चंबा में, कुल्लू में, मंडी में या फिर हमीरपुर में? तो आप लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत ये टाइम जो देता हूं बीच में, ठीक है, तो वो उत्तर बताने के लिए देता हूं ताकि आपकी भी क्विक रिवीजन हो सके। तो किस जिले में नमक की खाने हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा मंडी में। जी हाँ दोस्तों, मंडी जिला में जो है आपकी नमक की खाने हैं हिमाचल प्रदेश में, इन जिलों में से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? ठीक है, कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शंस हैं सेब की, आलू की, गेहूं की या फिर चावल की। तो कुफरी ज्योति अगर हम बात करें तो ये एक आलू की किस्म है। इसके अलावा जो कुफरी जीवन है, ठीक है, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे आलू की किस्म है। कई बार आपसे कुफरी जीवन भी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन दोनों जो है वो आलू की किस्में हैं। इसके अलावा हम आगे की वीडियो में सेब, गेहूं और चावल की किस्मों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो जो वीडियो जो है जब हम विस्तार से लेकर आएंगे तब आपको वहां पे पूरा जो है ब्यौरा उसका मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है महल मोरियो नामक स्थान
जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है पहले ही प्रश्न में उसके बारे में बता दिया था कि वो कहां पर स्थित है, ठीक है। उसकी व्याख्या जो है हमने पहले प्रश्न में की थी, ये आप देख सकते हो। तो महल मौर्य की बात करें अगर हम, महल मौर्य की स्थान तो हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के महल मौर्य। यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पर गोरखों और राजा संसार चंद की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो आपको यहां से याद रखना था, ठीक है। तो चलिए यहां पे अगर हम बात करें महल मौर्यों की, ठीक है, तो ये आपका रहेगा हमीरपुर में, आपको यहाँ पे याद रखना है। महल मौर्य नामक स्थान जहां राजा संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वो हमीरपुर में स्थित है। और राजा संसार चंद की बात करूं तो ये कांगड़ा के राजा थे, ठीक है। तो यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं। 1805 ईस्वी में जो है ये लड़ाई हुई थी महल मौर्य नामक स्थान पर, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे याद रखना है और क्विक रिवीजन आपको करते जाना है पिछली वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है। शिमला में है, किन्नौर में है, सोलन में है या फिर ऊना में है, ठीक है। आपको ये भी प्रश्न दोस्तों यहां पे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका शिमला में, ठीक है। शिमला में जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय स्थित है, जो आपके पास रहता है HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका कार्यालय जो आपका रहेगा वो शिमला में रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर जो है, हिम प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सतलुज घाटी, बेट घाटी, रावी घाटी या फिर कैथी घाटी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर है रावी घाटी, क्योंकि रावी नदी वहां पर बहती है तो इसलिए यहाँ पे रावी घाटी कहा जाता है। सतलुज घाटी आपको मैंने बता दिया था, जो शिपकी और बिलासपुर का के बीच की घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। बिलासपुर नदी जो बहती है उस घाटी को जो हम सतलुज घाटी कहते हैं। इसके अलावा बैट घाटी, कैथी घाटी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट ये रावी घाटी जो है चंबा घाटी को कहा जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वीडियो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसको जो है आप एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर जरूर कर दें। तो सामान्य हिंदी की आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इस तरह की क्लासेस लेकर आता हूं ताकि आपके जो है वो क्विक रिवीजन हो सके, आपको जो है यहां पर आसानी हो। जब मैं यहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं तो आप लाइव चैट में आप जब आंसर्स करते हो तो आपको भी यहां पे रिवीजन होती रहती है। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा आज का, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां पर आप जो है अपने उत्तर बता सकते हो। काफी अच्छे तरीके से, काफी जो है हम कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे तरीके से जो है आंसर्स करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3 भेद हैं, 5 भेद हैं, 7 भेद हैं या 10 हैं, रचना या बनावट के आधार पर। तो चलिए लाइव चैट में अपना आंसर दीजिए। आपको सिर्फ 5 से 6 सेकंड में दूंगा, ज्यादा नहीं देने वाला। जी आपके उत्तर आ रहे, तो इसका सही उत्तर है 3 भेद। जी हाँ, रचना के आधार पर शब्द के जो है वो 3 भेद होते हैं। इसमें आपके पास रहता है रूढ़ी या फिर रूढ़ शब्द जो जिसे हम कहते हैं, यौगिक और योग रूढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भेद रहते हैं जो मैंने आपको बता दिया, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है और विस्तार से जो है हम जब एडवांस लेवल की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम जो है वो बेसिक सा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैंने भिखारी को दान दिया वाक्य में को कौन सा कारक है। देखिए मैंने भिखारी को दान दिया, तो यहां पर जो को है, ठीक है, उसमें कौन सा कारक है। अब आपको जो है पता है कि कारक हमारे पास 8 कारक होते हैं टोटल जिस रहते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से रहते हैं ये भी आपको बता देता हूं। एक आपका रहता है, ठीक है, एक आपका रहता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कुल मिलाकर ये 8 कारक होते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये को जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये आप इसके विभक्ति चिन्ह रहते हैं। तो कौन सा कारक है आपको अगर पता लगाना है तो आपको सिंपली याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो कर्ता ने कर्म को, अब कर्म को यानी कि कर्म के लिए जो है वो को विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पे कारक कौन सा आएगा, कर्म कारक। आपको यहां पे आसानी से बताना है। जब यहां पर आएगा, अगर से पूछा होगा या के द्वारा पूछा होगा, उसमें कौन सा कारक आएगा, उसमें आपका जो है वो कर्ण कारक आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब बात करते हैं हम का की, ठीक है,
को की नहीं, का की बात करते हैं तो उसमें संबंध कारक आएगा। उसी तरह से संप्रदान भी कारक यहाँ पे है, वो आपका के लिए आएगा जब तो उसमें संप्रदान कारक आपका इस्तेमाल होता है। तो आपको कारक याद रखने हैं, कुल मिलाकर 8 कारक हैं हिंदी में, ठीक है। और उसके इस्तेमाल कहां पे होता है मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर शब्द है, कौन सा शब्द है? सार्थक है, निरर्थक है, तत्सम है या तद्भव है? तो यहां पर आप जो है लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं। जी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर बता रहे हैं आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़ जाइए हमारी स्ट्रीम के साथ। टर शब्द है, सार्थक है, निरर्थक है, तत्सम है या तद्भव है? तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। टर्टर शब्द जो है आपके पास वो निरर्थक है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों टर्टर निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब निरर्थक और सार्थक जो है वो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है, जैसे हमने रचना के आधार पर देखा, उसी तरह से सार्थक और निरर्थक जो है वो हमारे पास अर्थ के आधार पर रहते हैं। तो यहां पर जो है टर्टर शब्द का कोई भी अर्थ नहीं रहता, इसीलिए इसे निरर्थक कहते हैं, और जब शब्द का कोई अर्थ रहता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है अंदाजा यहां पे लगा सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि निरर्थक किसे कहते हैं, सार्थक किसे कहते हैं, इसके लिए हम जो है अलग से क्लासेस लेकर आएंगे एडवांस लेवल की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छे तरीके से सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, वो काफी अच्छे से यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। प्रलय का विलोम क्या है? जी प्रलय का विलोम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विलय, आलय, सृष्टि या फिर पुण्य। अब यहाँ पे जो है वन लाइनर की तरह से मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। प्रलय का विलोम क्या है? विलय है, आलय है, सृष्टि है या फिर पुण्य है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो प्रलय का विलोम जो रहेगा आपके पास वो रहेगा सृष्टि। जी हाँ दोस्तों, प्रलय का आपका जो रहेगा वो सृष्टि रहेगा, ये आपको याद रखने हैं। और ये जो मैंने आपको पूछा है ये प्रश्न जो है ये 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। पुलिस भर्ती की जो क्वेश्चन पेपर है आप चेक कर सकते हैं। 2016 में जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा उसमें ऑलरेडी ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्रलय का विलोम शब्द आपका सृष्टि रहेगा। लाइव चैट में आप बताएंगे आंसर्स अपने काफी अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो यहां पे आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। सर्वनाम के तो टोटल आपके पास 6 भेद रहते हैं, बट पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 1, 2 या 3 या 4। तो आपका यहां पे सही उत्तर रहेगा 3 भेद। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके पास उत्तम पुरुष रहता है, इसमें 3 पुरुष रहते हैं आप जानते ही हैं, ठीक है। इसमें आपके पास उत्तम पुरुष रहता है, मध्यम पुरुष रहता है और अन्य पुरुष रहता है, ठीक है। उत्तम पुरुष की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं, मेरा, हम, हमारा आदि इसमें रहता है। और मध्यम पुरुष की बात करूं तो मध्यम पुरुष में हमारे पास तू, तुम, तेरा, तुम्हारा इस तरह से रहता है। और अन्य पुरुष में वह, वे, जो भी इत्यादि में रहता है वो आपके पास अन्य पुरुष में आता है। तो कुल मिलाकर 3 इसमें पुरुष रहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, काफी मजेदार क्लासेस होगी। सोना एक कीमती धातु है, इस वाक्य में सोना शब्द संज्ञा का कौन से भेद है? देखिए यहां पर सोना जो है एक संज्ञा है, परंतु संख्या का कौन सा भेद, किस भेद के अंतर्गत जो है सोना आता है, ये आपको यहां पे बताना है। तो जब भी किसी धातु की बात होती है, सोना की बात कर लीजिए, आप चांदी की बात कर लीजिए, इस तरह से किसी भी आपके पास धातु की बात होती है, धातु की बात होती है या फिर किसी द्रव्य की बात होती है, तो यहां पर ये आपके पास रहता है द्रव्यवाचक में, ठीक है। और व्यक्तिवाचक और भाववाचक तो आप इसके नाम से ही यहां पर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम सोना की बात करते हैं तो वो आता है द्रव्यवाचक में। काफी अच्छे से आप जो है यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कुसुम पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहां पर कौन सा कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल, पुष्प, सुमन या फिर प्रसून। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पुष्प भी कुसुम जो है का वो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सुमन भी यहाँ पे कुसुम का पर्यायवाची शब्द है। बात रही कमल और प्रसून में से, तो प्रसून भी यहाँ पे कुसुम का पर्यायवाची शब्द है, परंतु जब हम बात करते हैं कमल की तो कमल जो है यहाँ पे कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे इस तरह से रिलेट नहीं करना है कि कमल एक फूल है, कमल एक फूल का नाम है तो वो कुसुम के साथ रिलेट करेगा, बट नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। इसकी जो है अलग से मतलब रहते हैं पर्यायवाची, आप जानते हैं। तो कुसुम जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कमल का नहीं है, ठीक है। बाकी पुष्प, सुमन और प्रसून इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अपूर्ण है या फिर प्रेरणार्थक है? आपके ऑप्शंस हैं, लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपको क्रिया में से पूछा ही जाएगा, इसीलिए आपको जो है इससे संबंधित याद रखना है। विलोम शब्द में से भी आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आपको इसमें से याद रखना ही है। तो मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा वाक्य में कौन सी क्रिया? आपके ऑप्शंस मैंने दिए हैं, अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण, प्रेरणार्थक। आपके जो है आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे उत्तर आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए बता देता हूं मैं आपको, ये आपके पास रहेगी क्रिया अपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, बट परंतु यहाँ पे ये नहीं जो है यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया या ये दिया नहीं गया था कि क्या बन जाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि मैं अगले वर्ष जो है कुछ बन जाऊंगा, कुछ की जगह जो है कुछ लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तब हम कह सकते थे कि ये कोई क्रिया है, परंतु ये अपूर्ण क्रिया है, पूर्ण नहीं है, अपने आप में ही ये वाक्य पूर्ण नहीं है, तो ऐसे में ये अपूर्ण क्रिया रहती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीलकंठ समास है, तो नीलकंठ कौन सा समास है? आपको यहां पे दिया गया नीलकंठ समास है। अब आपके ऑप्शंस है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। तो यहां पे आपको बताना है कौन सा समास है नीलकंठ। तो नीलकंठ की दोस्तों यहाँ पे जो विग्रह जब हम करते हैं तो इसका रहता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शंकर, भोलेनाथ। ठीक है, तो भोलेनाथ के नाम पे जो है आप यहां पे बता सकते हो नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो ये आपका रहता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव शंकर, शिव जो है भोले आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका बहुब्रीहि आएगा। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अनुरूप समास है। यहां पे भी समास पूछा है अनुरूप, और यहां पे एक जो है चीज ध्यान देने योग्य है वो ये है कि यहां पे अनु जो है उपसर्ग यहां पे लगा है। ठीक है, तो यहां पे जब भी उपसर्ग लगता है किसी भी वाक्य में, पहले अगर उपसर्ग दिया गया हो तो वो जो है समास कहलाता है हमारे पास। कौन सा? पहले आप जो है लाइव चैट में बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अव्ययीभाव। जी हाँ दोस्तों, जब भी उपसर्ग कोई आपको दिया गया हो पहले, ठीक है, तो आपको जो है वहां पे अव्ययीभाव समास ही रहेगा। ठीक है, अनुरूप समास में अनु जो है उपसर्ग यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा अव्ययीभाव। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहां बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के बहुत नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। देखिए यहां पर जब भी अशुद्ध वाक्य की बात हम करते हैं तो कुछ ना कुछ एक आदि अशुद्धि तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। वहां बहुत भीड़ है, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ठीक है, वहां बहुत भीड़ है, ये आपको जो है सही लगेगा क्योंकि यहां वहां बहुत भीड़ है, ये एक सही वाक्य है। श्री कृष्ण के बहुत नाम है, जी हाँ है, तो एक भी ये भी बहुत एक सही वाक्य है। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, जी हाँ बहुत अच्छे हैं हमारे शिक्षक। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। जब हम घाट की बात करते हैं दोस्तों तो घाट कोई बर्तन नहीं है। अगर हम बर्तन की बात करते हैं कि बाघ बकरी एक गिलास में पानी पीते हैं, बाघ बकरी एक किसी पीतल के बर्तन में पानी पीते, तब तो वहां पे मैं इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी घाट की तो घाट जो है बहुत बड़ा है, तो बात करेंगे बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यहां पे पर आएगा। ठीक है, तब जाके ये शुद्ध होगा, पर अभी जो है ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपका ए रहेगा। आपको जो है पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नूतन का विलोम क्या है? तो नूतन का विलोम क्या है, इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अनूतन, पुराना, पुरातन या फिर पुरातत्व। तो आप यहां पे बता सकते हैं, आपके ऑप्शंस है अनूतन, पुराना, पुरातन, पुरातत्व। बहुत अच्छी तरीके से आप लाइव चैट में अपने उत्तर बता रहे हो और काफी अच्छा लग रहा है हमें भी। जब इस तरह के हाई लेवल के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफी अच्छा लगता है हमें भी, और एक आपसी तालमेल जो है काफी अच्छे तरीके से बनता है, एक फैमिली की तरह। तो पुरातन, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर रहेगा आपका नूतन का जो विलोम शब्द रहेगा वो रहेगा पुरातन। जी हाँ दोस्तों, पुरातन आपका जो है वो सही रहेगा। ऐसे में दोस्तों कई बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक कर लेते हैं अनूतन, तो ऐसा नहीं है, या फिर कई बार कह लेते हैं कि नूतन से नया, तो यहाँ पे पुराना कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा पुरातन। आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए इन सभी का, विलोम शब्द का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्रूर शब्द है,
क्रूर कौन सा शब्द है? आपको यहां पे बताना है कि क्रूर शब्द है, इसमें क्या है? सर्वनाम है, एक विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? देखिए जब इसकी बात करते हैं तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। क्रूर क्या है? क्रूर क्रूर किसी कोई क्रिया से संबंधित नहीं है, संज्ञा से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी जगह का नाम है। और सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वाक्य रहते हैं, तो ऐसे में संज्ञा के स्थान पर भी प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो ये रहेगा आपका विशेषण। जी हाँ दोस्तों, विशेषण, और इसकी विशेषता क्या रहेगी? क्रूरता करना, ठीक है, इसकी ये रहेगी विशेषता। तो विशेषण इसमें सही आएगा, आपका सही उत्तर रहेगा विशेषण। क्रूर शब्द जो है एक विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका त्रिनेत्र समास है। अब देखिए यहां से त्रिनेत्र, मैंने जब नीलकंठ की बात की थी वो आपका नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिवशंकर, परंतु त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो यहां पर हमारे पास शिवशंकर को भी कहते हैं, बट दोस्तों यहां पे जो आपका समास रहेगा वो कुछ अलग रहेगा, आपको यही याद यहां पे रखना है। त्रिनेत्र में जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु। तो चलिए देखते हैं कि कितने जो है लाइव चैट में कितने यहाँ पे हमारे पास आंसर्स रहते हैं। त्रिनेत्र समास जो रहेगा अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास दोस्तों द्विगु समास। जी हाँ दोस्तों, द्विगु समास इसका सही उत्तर रहेगा। जब भी बात, क्योंकि त्रिनेत्र में त्रि जो है वो पहली संख्यावाचक यहाँ पे आएगा, ठीक है, संख्या आएगी, तो जब भी कहीं संख्या आएगी, ठीक है, त्रिफला जैसे आ गया आपके पास, ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द रहेंगे उसमें आपके पास समास रहेगा द्विगु समास। आपको ये याद रखना है और आपको यहाँ पे ये पता भी है, बट यहाँ पे आपकी क्विक रिवीजन हो रही है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़बोला, आचाल, वक्ता, वाचाल। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए आपको यहां पे जो है बताना है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। बड़बोला होगा, आचाल होगा, वक्ता होगा या फिर वाचाल होगा। तो दोस्तों यहां पर जो जो बहुत बहुत बोलता है, कई बार आपको लगता होगा कि बड़बोला होगा इसका उत्तर। लाइव चैट में तो काफी अच्छे से आप बता रहे हैं, परंतु कई स्टूडेंट्स को ऐसा कई बार आभास हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है, परंतु इसका सही उत्तर जो रहेगा वो आपका रहेगा वाचाल, ठीक है। तो आपको यहां पे बताना है कि जो बहुत बोलता है उसका सही उत्तर रहेगा आपका वाचाल। लाइव चैट में आप काफी अच्छे से यहां पर अपना आंसर बता रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? देखिए दोस्तों ये भी आपका जो है 2015 में जो है पूछा गया है, आप वहां पे चेक कर सकते हो 2015 या 16 में समथिंग यहाँ पे ये पूछा गया है 16 या 15 में। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप वो भी चेक करिए कीजिए, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके पास उपकर्ष, ह्रास, पतन या फिर अपकर्ष। लाइव चैट में आप अपना आंसर दीजिए। उत्कर्ष, उपकर्ष, ह्रास, पतन या फिर अपकर्ष। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है उत्तर दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है हमें भी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा अपकर्ष। जी हाँ दोस्तों, अपकर्ष आपका जो है काफी अच्छा रहेगा, उत्कर्ष और अपकर्ष। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उत्कर्ष की ओर बढ़े, अपकर्ष की ओर कभी ना बढ़े, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह का बहुवचन कौन सा है? देखिए जब भी हम बात करते हैं वह, तो इसमें वो है, वह सब है, वे है या फिर उन है। तो यहां पर आपको बताना है वह का बहुवचन कौन सा है। इसका लाइव चैट में आप बता रहे हैं वो, वह सब, वे, फिर या उन। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका वे। जी हाँ दोस्तों, सी आपका सही उत्तर रहेगा। वह का जो बहुवचन रहेगा आपका वे रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है काफी अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं वह का बहुवचन वे रहेगा। बहुवचन से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जो पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भरपेट समास का कौन सा है? भरपेट समास की अगर हम बात करें, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो यहां पे आपके पास भरपेट समास की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में लाइव चैट में आप यहां पे बता सकते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो यहां पे लाइव चैट में आपके आंसर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो काफी अच्छे तरीके से आप जो है उत्तर बता पा रहे हैं। ये आपकी क्विक रिवीजन हो रही है, आपको भी पता चल रहा है कि आपका जो है नॉलेज किस लेवल का है अभी तक, ठीक है। और किस, देखिए अगर आप गलत भी यहाँ पे बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आपको जो है अगर आप गलत बताओगे तो सही यहाँ पे सुनने को मिलेगा, इससे आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और क्विक रिवीजन भी आपका होता रहेगा, जो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। भरपेट समास की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका कौन सा समास रहेगा? जी बता सकते हैं आप। इसमें आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास रहेगा। जी भरपेट समास की अगर बात करें तो इसमें अव्ययी भाव समास रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? माली है, खत्री है, चौधरी है या फिर धनवती है? माली, खत्री, चौधरी या धनवती? जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए। आज की क्लास जो है वो 20 मिनट की ही रहने वाली है, क्योंकि आज जो है हमारी सामान्य हिंदी की क्लास थी। जो नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास रहने वाली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो रीजनिंग की जो क्लास है वो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है माली, खत्री, चौधरी, धनवती। आपके उत्तर आ रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं हम। इसका सही उत्तर है आपका धनवती। जी हाँ दोस्तों, धनवती जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, आज के सेशन का, हिंदी, सामान्य हिंदी का। ठीक है, नीचे लिखे गए शब्दों में क्रिया है, और ये सभी जो है एक तरह से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, तो वहीं से पिक किए गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फालतू का प्रश्न रहेगा, सभी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखे गए शब्दों में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? पुस्तक क्रिया है? नहीं। बर्तनों, ये भी नहीं। खरीदना, चाहिए, इन दोनों में से कौन सी रहेगी? तो चाहिए तो नहीं, खरीदना। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज आप खरीद रहे हैं, खरीदना तो ये क्रिया हो गई, तो यहां पे जो खरीदना आपकी क्रिया रहेगी। नीचे दिए गए शब्दों में जो है क्रिया वो रहेगी खरीदना। तो यहां पे उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आज का आपका सेशन रहा होगा सामान्य हिंदी का, और काफी अच्छे से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एनसी मजूमदार, कहीं पर ये मजूमदार भी लिखा होता है, तो अंतिम रहेगा श्री आर.एस. विष्ट। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए, लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। बहुत अच्छे तरीके से सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर्स देते हैं, और अगर आपका उत्तर गलत है तब भी आपको जो यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, या एटलीस्ट आप जो है एक ट्राई तो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अलग आपकी पहचान है। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? आपके ऑप्शन मैंने दे दिए, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एनसी मजूमदार, श्री आर.एस. विष्ट। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। काफी तरीके से आप भी लाइव चैट में ऑप्शन दे रहे हैं। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से आपको जो है एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती है, चाहे वो आपका जो है कोई भी परीक्षा रहेगी हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो है आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कि हिंदू जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से जो है आपका एक प्रश्न जो है जरूर आएगा। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो इतिहास में फोकस करना है सिंधु घाटी सभ्यता पर, वहां की जितनी भी तारीखें आपको याद रखनी है। अब बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हैं वो कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से इस सबको कवर कराइए क्लास को, बट दोस्तों यहाँ पर आपको बताना भी जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बताना भी जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हम देरी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, एम विश्वेश्वरैया, ए दलाल, मदन मोहन मालवीय। जी, आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, एम विश्वेश्वरैया, ए दलाल, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र का जनक। बहुत अच्छे तरीके में लाइव चैट में हम सभी स्टूडेंट जो है जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाइए इस लाइव सेशन के साथ। अब से जो है फिर से रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब तक कि यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो तब तक हमारी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे लगी रहेंगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आपके पास जो है, आपके पास फादर जिसे हम कह सकते हैं या फिर जनक जो कहते हैं उसे एडम स्मिथ कहा जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर बेसिक जितने भी यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे आपके पास यहाँ पे जो भी रहेगा आपके पास सब्जेक्ट्स, फिजिक्स का आपके पास रह गया, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी जनक किसे कहा जाता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न काफी टाइम जो है पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसमें भारत सामान्य के अलावा जो आपके पास सामान्य विज्ञान का है वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो यहाँ पर वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। भारत में पहली डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो यहां पर आपको जो है ऑप्शंस मैंने दे दिए। भारत में पहली डाक सेवा, ठीक है, पहली जो पोस्टल सर्विस थी, ठीक है, वो इंडिया में कब जो है वो स्टार्ट की गई थी? 1935, 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में।
तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आप लाइव चैट में अपना उत्तर दे सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप उत्तर दे भी रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं लाइव चैट में किन किन का क्या क्या उत्तर रहता है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, काफी ज्यादा सी ए, तो इस तरह से रहेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके पास सी। जी हाँ दोस्तों, 1937 में जो है वो भारत में पहली डाक सेवा आपकी आरंभ हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो रेल सेवा से संबंधित हो, चाहे वो डाक सेवा से संबंधित हो। तो इस तरह के प्रश्न पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपास किस मौसम की फसल है? अब आपको यहां पे बताना है कि किस मौसम की फसल है। देखिए यहां पे जितने भी मैं आपके प्रश्न पूछूंगा, चाहे वो सामान्य विज्ञान के हैं, चाहे जितने भी वो बेसिक लेवल के रहेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल के ही आपके जो एसपी पुलिस है या जो भी हिमाचल प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें रहता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। कपास किस मौसम की फसल है? खरीफ, रबी, जैद या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए, आप लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। अपना जो है नॉलेज यहाँ पे आप जो है एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस यहाँ पे अपने नॉलेज की कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, कपास किस मौसम की फसल है? ऑप्शंस आपके हैं खरीफ, रबी, जैद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। इसका सही उत्तर है आपका खरीफ। जी हाँ दोस्तों, कपास जो है आपकी जो रहेगी वो खरीफ फसल रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ फसल है, रबी फसल है, इससे संबंधित जो एडवांस लेवल की यहाँ पे क्लासेस रहेगी या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो हम जो है आगे की वीडियोस में लेकर आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पर ज्यादा फोकस करेंगे, अभी एडवांस लेवल पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। ठीक है, धीरे धीरे जो है हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन प्रदेशों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपका प्रश्न ये है, कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 5 प्रदेशों से, 6 से, 7 से या फिर 8 से। चलिए जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर दे दीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 5 से, 6 से, 7 से या फिर 8 से? तो बहुत अच्छे तरीके से सभी जो है स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप जो है वो कर्क रेखा जो है भारत के वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो है हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आएंगे कि किस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, चाहे वो कर्क रेखा है, चाहे वो आपके जियोग्राफी के जितने भी आपके रहते हैं भूगोल के, ठीक है, उसके लिए हम जो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो आपको चैनल पर बस बने रहना है। कर्क रेखा की बात करें तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोजिला जो आपका जोजिला दर्रा है, ठीक है, वो किन दो जो है यहाँ पे जोड़ता है? भारत से चीन को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है या कांगड़ा से चंबा को जोड़ता है? आपको यहाँ पे अपना उत्तर बताना है कि जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? भारत से चीन को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है या कांगड़ा से चंबा को जोड़ता है? जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। काफी अच्छे तरीके से आप जो उत्तर दे रहे हैं, तो जल्दी से यहां पे बता दीजिए जोजिला दर्रा जो है वो किन्हें जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा श्रीनगर से लेह। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर से लेह, यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर से लेह तक का जाने वाला दर्रा जो है वो जोजिला दर्रा है आपका। आपको ये भी याद रखना है, दर्रों से संबंधित प्रश्न है, चाहे आपके माउंटेन से, पहाड़ों से संबंधित है, चाहे आपकी नदियों झीलों से संबंधित है, आपको हर तरह के प्रश्न पे फोकस करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपको पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपका सामान्य विज्ञान का रहेगा। सामान्य विज्ञान में जो है मैं आपको बता दूं कि 10th लेवल के, ठीक है, जितने भी प्रश्न रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे। 10th लेवल से अपर जो लेवल रहेगा वहां के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो है आपसे 10वीं तक के ही सामान्य विज्ञान जो आपके जनरल साइंस है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न आपका रहेगा जनरल साइंस का, एक सामान्य व्यक्ति में खून की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 5 लीटर, 4 लीटर, 7 लीटर या फिर 8 लीटर। A B C D बताइए जल्दी से लाइव चैट में।
एक सामान्य व्यक्ति में खून की मात्रा जो है वो कितनी होती है? 5 लीटर होती है, 4 लीटर होती है, या 7 लीटर, या फिर 8 लीटर? तो जल्दी से मेरे भाई बहन जितने भी हैं सभी बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइव चैट में अपने अनुसार जो है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर सही गलत का यहाँ पर जो है कुछ नहीं रहेगा अभी फिलहाल के लिए, आप जो है अपने नॉलेज को एनालिसिस कीजिए। तो चलिए यहाँ पे उत्तर जान लेते हैं। तो 5 लीटर। एक अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो उसमें अगर हम बात करें कितने खून की मात्रा रहती है, वो 5 लीटर रहती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखिए बहुत सारे पीएच मान आपने पढ़े भी होंगे 10वीं तक जो है, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने नॉन मेडिकल पढ़ा है वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, बट मैक्सिमम टाइम जो है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो हिंदी जो है आपके पास रहते हैं, हिंदी मीडियम से रहते हैं, इसीलिए हमने जो है हिंदी में ही आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के एक प्रश्न जो है लेकर आए हैं। इसके अलावा जो है हम आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आएंगे, बट फिलहाल के लिए हिंदी में लेकर आए हैं। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 6.8, 6.8, 7, 7.4, या फिर 6, 6.8, 7, 7.4, या फिर 6। काफी अच्छे से तरीके से सभी स्टूडेंट जो है आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ बताना है तो सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा सी, 7.4। तो रक्त की जो पीएच मान है वो आपका रहेगा 7.4, 7.4। तो एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा है, तो काफी अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से ये क्लास हमारी चल रही है। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उसका जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 120 दिन, 140 दिन, 8 से 10 दिन, या 2 से 4 दिन। लाइव चैट में बता सकते हैं। 120 दिन, 140 दिन, 8 से 10 दिन, 2 से 4 दिन। क्या यहाँ पे जीवन काल रहता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन जो है उसका कुल जीवन काल रहता है आरबीसी, जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। इसके बाद जो है वो नए रेड ब्लड सेल्स है वो आपके पास यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शराब में उपस्थित रहता है, तो कौन सा अल्कोहल जो है वो शराब में उपस्थित रहता है, या इसमें से जो है एसिड वो शराब में रहता है? एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मैथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ए बी सी डी में से जल्दी से आप लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए, ठीक है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मैथिल अल्कोहल, या फिर एसिटिक एसिड? तो बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं इसका उत्तर भी। इसमें रहेगा आपके पास ए, एथिल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, शराब में जो है वो एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है, यानी कि नेचुरल तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो वो कौन सा सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम, थोरियम, बोरोन, या फिर रेडोन? आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए। प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है, थोरियम है, बोरोन है, या रेडोन है? लाइव चैट में जल्दी से बताइए। आपको जो है 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व जो है वो आपका यूरेनियम रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें थोरियम और बोरोन को छोड़कर अगर हम बात करें रेडोन की, तो रेडोन एक गैस है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से है? यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑस्मियम, या फर्मियम। ए बी सी या फिर डी, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑस्मियम, या फिर फर्मियम। चलिए आपको समय दिया जाता है, लाइव चैट में आप लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आपको समय दिया गया था, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और मैक्सिमम ये सभी तरह के एसिड्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाता है कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व यहाँ पे पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है, एसिड्स में भी पाया जाता है। तो एसिड बेस जो आपके रहेंगे अम्ल क्षारक, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सीमेंट में सबसे ज्यादा होता है, तो आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है। अब हम बात करें तो ये सभी जो है वो आपके सीमेंट में पाए जाते हैं, चूना भी, जिप्सम भी, एल्यूमिनियम भी, सिलिका भी, ठीक है। बट सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, ठीक है। चूना की बात करें तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, लाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जिप्सम आपका रहता है, एल्यूमिनियम आपका रहता है, सिलिका की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये रहता है आपका SiO2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर रहेगा चूना। जी हाँ दोस्तों, लाइम जो है वो सीमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और लाइम में भी काफी ज्यादा यहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज रहती है, इसीलिए समटाइम्स जो है लाइम का भी आप जो है यूज कर सकते हैं। जो आपकी ब्रिक्स रहती है उसमें, जो ईंटें रहती है उसमें लाइम का भी यूज किया जाता है। तो सीमेंट की जगह कई बार जो है आपका यहाँ पे लाइम का यूज किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे आपके लाइम रहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम रहता है आपका, बहुत सारे इस तरह के लाइम रहते हैं आपके, ठीक है। तो चूना जो है वो सीमेंट में पाया जाता है, तो इसके लिए भी हम एडवांस लेवल की क्लासेस लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है वह अम्ल जो दही में पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन है आपके मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो यहां पे सही उत्तर आपका रहेगा लैक्टिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में आपका पाया जाता है। बाकी जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, दही में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, इन सभी पर आप फोकस करिए, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार जो है आप इसको रिवीजन कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न जो आपसे काफी टाइम पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है आपके मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो यहां पे जो है आपको बताना है, आपका प्रश्न है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। मैलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है या फिर लैक्टिक अम्ल है। देखिए यहां पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके अम्ल से संबंधित प्रश्न है, एसिड से संबंधित प्रश्न है, किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस पर आपको फोकस करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये आपसे पूछा गया होता है। तो नींबू की अगर हम बात करें तो नींबू में आपका जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चींटी के डंक की बात करें उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी सिट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड आपका जो है वो दही में पाया जाता है। तो दो प्रश्न आपके यही सॉल्व हो गए, आपको यहाँ पे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुदाब का मान सबसे ज्यादा कहां होता है। आपके ऑप्शंस हैं वायुदाब यानी कि जो आपका रहता है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जंगल में, ऊंचे पहाड़ों पर, समुद्र तल पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो जो आपका वायुदाब रहता है, ठीक है, जो आपका एयर प्रेशर रहता है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इसका यहां पे बताना है आपको। फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है, जो माउंटेन्स रहते हैं वहां पे होता है, या फिर आपके जो सी लेवल्स रहते हैं, ठीक है, वहां पर रहता है, ठीक है, या फिर जो आपकी भूमध्य रेखा है वहां पर रहता है। आपको इसमें से उत्तर बताना है, तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए। लाइव चैट में, लाइव चैट चली हुई है, तो लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए। आपको जो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड्स का। काफी अच्छे तरीके से सभी बता रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से स्टूडेंट जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं कि समुद्र तल पर, जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल पर वायुदाब का मान सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। एयर प्रेशर जो आपका रहता है वो आपका रहेगा समुद्र तल पर, आपको यहां पर याद रखना है। ऊंचे पहाड़ों पर आपका ज्यादा नहीं रहता, ऊंचे पहाड़ों पर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो समुद्र तल पर काफी ज्यादा यहाँ पे आपका एयर प्रेशर रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। आपके ऑप्शंस हैं 80%, 90%, 10% या फिर 95%। 80% तक डूबा रहता है पानी में, जो बर्फ का भाग रहता है, ठीक है, या फिर 90% तक, 10% तक या फिर 95% तक। चलिए लाइव चैट में बताइए जल्दी से, आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स जो है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो संजय जी हो, चाहे वो तनुजा जी हो, अंजलि जी हो, इस तरह की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और आपके लिए गिव अवे जरूर रखा जाएगा। जो जगमोहन सिंह बलोखरा जी की बुक है द वंडरलैंड हिमाचल, उस बुक का गिव अवे आप सभी के लिए रखा जाएगा, ठीक है। टॉप के जो 3 हमारे रहेंगे स्ट्रीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे रखा जाएगा।
तो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों 90%। 90% तक जो है वो बर्फ का जो है वो भाग पानी में डूबा रहता है, बाकी 10% जो है भाग वो पानी में नहीं डूबता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये याद रखना है। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का सबसे पहला रूल है क्वेश्चन को समझना। प्रश्न को जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप उसका उत्तर दे पाओगे। आपको बस करना क्या है, प्रश्न को समझना है, बाकी आधा जो है आपको उत्तर वहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पहली कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 सप्ताह पहले की कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, 23 तारीख की अगर हम बात करें तो 23 तारीख से 2 सप्ताह पहले यानी कि 14 दिन पहले जो है आपकी 9 तारीख आएगी। तो 9 तारीख को भी आपका सेम ही दिन रहेगा, ठीक है, रविवार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप जानते हैं कि अगर आज जो है 1 तारीख है और आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी आपका सेम दिन रहेगा, 8 मतलब 8 तारीख को भी आपका जो है वो सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 23 की अगर हम बात करें तो 23 से 2 सप्ताह पहले यानी कि 14 दिन पहले अगर 9 तारीख है तो 9 तारीख को भी आपका रविवार ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 तारीख को आपका रविवार आ गया, पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली हमने। दूसरी कंडीशन है 4 दिन पहले। ठीक है, 2 सप्ताह और 4 दिन, तो यहाँ पे 4 दिन की बात करें तो 9 में से जब हम 4 को कम कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास बचता है 5, यानी कि 5 तारीख को आपका कौन सा दिन था। तो 9 तारीख को अगर आपका रविवार था तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन था आपका। ठीक है, तो रविवार से 4 दिन पहले आपका रहेगा दोस्तों शनिवार, शुक्रवार, वीरवार और बुधवार। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, बुधवार। तो यानी कि 5 तारीख को यहाँ पे आपका बुधवार था और 23 तारीख से 2 सप्ताह और 4 दिन पहले आपका जो था वो बुधवार था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करने हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया क्रमबद्ध तरीके से करने हैं, क्वेश्चन को समझ कर करने हैं। तो 23 तारीख से 2 सप्ताह और 4 दिन पहले आपका जो है वो बुधवार रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न है आपके पास, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही यहाँ पे ये मजेदार क्वेश्चन है आपके पास और आपको यहाँ पे ये भी क्रमबद्ध तरीके से करना है। ठीक है, आपको जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आप भी नोटबुक लेकर जो है सॉल्व करिए। एक्स वाई का बेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले तो इमेज बना लेते हैं, एक तरह से लाइनिंग इमेज जिसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहेगी। कितने यहाँ पे कैरेक्टर हैं, एक एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड की पत्नी है यानी कि वाई जेड की पत्नी है, इस तरह से रहेगी इमेज आपकी, और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो डब्ल्यू जेड का पिता है, इस तरह से आपकी इमेज रहने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी इमेज रहेगी। अब आपका यहाँ पे हम जो है सिंबल यूज कर लेते हैं, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स वाई, ठीक है, जेड और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो यहां पे आपका जो आ जाएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है वो इमेज जो आपकी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो वाई जेड का जो है आपके पास क्या रहेगा, दिया गया है एक्स वाई का बेटा है, तो इसके लिए सन यानी कि एस हम सिंबल यूज कर लेते हैं। वाई जेड की पत्नी है, इसके लिए हम स्मॉल डब्ल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो डब्ल्यू जेड का पिता, इसके लिए हम एफ यूज कर लेते हैं, यानी कि फादर जो है सिंबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि वाई और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा है दोस्तों, यहां पर आपके पास क्या रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि W जो है वो Z का फादर है। ठीक है, तो Z और Y जो है पति पत्नी है, तो सिंपल सी बात आपके पास रहेगी कि Y अगर एक औरत है तो W जो है वो Y का ससुर रहेगा और Y जो है वो W की बहू रहेगी। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका, बहू। ठीक है, यहां से इस तरह से आपको जो है वो प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट वो समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इमेज बना बनाकर आपको जो है आकृतियां बना बनाकर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए रीजनिंग में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन 364 दिन।
देखिए ये भी एक रीजनिंग से संबंधित ही प्रश्न है, क्योंकि जो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है आपको तभी आएंगे जब आपको जो है लीप वर्ष या जो भी रहता है आपको इस तरह का नॉलेज हो। ठीक है, तो एक लीप वर्ष में होते हैं। जल्दी से लाइव चैट में इसका उत्तर बता दीजिए। ये तो आपको जो है वो 5 सेकंड्स के अंदर आना चाहिए। 52 सप्ताह और 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन 364 दिन। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास 52 सप्ताह और 2 दिन। जी हाँ दोस्तों, 52 सप्ताह और 2 दिन आपका जो है एक लीप वर्ष में होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें आपके पास जो है वो 52 सप्ताह और 1 दिन रहता है। ठीक है, 52 सप्ताह और 1 दिन आपका जो साधारण वर्ष आपके रहते हैं उसमें रहते हैं, क्योंकि 52 सप्ताह की अगर हम बात करें तो 364 दिन रहते हैं और 1 दिन आपका जोड़ के 365 बनता है। उसी तरह से लीप वर्ष की बात करें तो 52 सप्ताह में आपके पास 364 दिन रहेंगे और 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, तो 366 यहाँ पे दिन आपके बन जाते हैं। तो 366 दिन जो है एक लीप वर्ष में होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये आपके पास जो है एक नंबर सीरीज दी गई है। इसमें आपको जो है बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको आपके पास क्या आएगा। श्रृंखला को पूरा आपको करना है। इस तरह की नंबर सीरीज जो आपको है वो बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे और एक ना एक प्रश्न आपको जो है इसमें से जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दिया गया है 19, 9, 28, 37, 65 और 65 के बाद आपका क्या आएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या कुछ दिया गया है वो देखने लायक यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो एक तो हम 19 में से 9 घटाकर देखते हैं। 19 में जैसे हम 9 घटाते हैं तो 10 बचता है, तो ये तो आएगा नहीं आपका। चलिए 10 देख लेते हैं। और जब हम बात करते हैं 28 में से 9, 28 में से अगर हम 9 घटाएं तो 21 आता है। 10, 21 ये कोई सीरीज नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें एक कॉमन जिसे हम कहते हैं वो कॉमन भी इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 19 और 9 को प्लस करके देखते हैं। तो 19 और 9 को हम जब प्लस करते हैं तो आपका कितना बन जाता है 28। उसी तरह से 9 और 28 को प्लस करके देखते हैं, आपका कितना बन जाएगा 37। उसी तरह से 28 और 37 को जब हम प्लस करते हैं वो आपका बन जाएगा 65। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम 37 और 65 को प्लस करें तो क्या आएगा, जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको जो है लाइव चैट में यहां पर बताना है। देखिए बहुत सारे तरीकों से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक तरह से घटाकर, जोड़कर, गुणा करके, भाग करके, सभी तरीके आप यहां पे आजमा लीजिए। चाहे आपका जो है स्क्वायर करके, चाहे आपकी घात यूज करके, कोई भी यहां पर आपका है वो आपको यहां पर आना चाहिए। तो 37 और 65 को जब हम प्लस करते हैं 7, 5, 12, ठीक है, और 6, 3, 9, 1, 10, तो आपका आ जाएगा उत्तर 102। ठीक है, सी यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो सी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है कि एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, आपको सिंपल सा बताना है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। देखिए इसके लिए तो आपके पास समय ही समय है, क्योंकि आप इजी यहाँ पर आप बता सकते हो कि एक सप्ताह के जो है वो कितने जो महीनों में जो 30 दिन आपके रहते हैं। सिंपल से तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से यहाँ पर उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो कुल जो है यहां पर मिलाकर 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आपके जो है 30 दिन रहते हैं। वो आपके पास रहेंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इन महीनों में, इन 4 महीनों में जब आपके 30 दिन रहते हैं, ये तो आपको नॉर्मली पता ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो कैलेंडर से संबंधित, और इस तरह के प्रश्न जो है आपको काफी बार जो है देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा है कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा। देखिए जब हम बात करते हैं साधारण वर्षों की, ठीक है, कोई भी साधारण वर्ष हो लीव वर्ष को छोड़कर, ठीक है, तो उसमें जो है जब भी बात करते हैं कि किसी सेम दिन की बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर बात की कि 15 मार्च 2002 को कोई दिन था और 15 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। जब हम साधारण वर्षों की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में आपके पास क्या रहता है दोस्तों, साधारण वर्ष में आपके पास जो रहता है वो 1 दिन बढ़ाया जाता है। बट जब हम लीव वर्ष की बात करते हैं तो लीव वर्ष में आपके पास 2 दिन बढ़ाए जाते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, दूसरे साल में जो आपके 2 दिन बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है 2012 आप जानते हैं कि एक लीव वर्ष है,
तो 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार था तो सोमवार से 2 दिन जो है हम ज्यादा बढ़ा देंगे 2013 में, ठीक है। उसी दिन जो है सेम दिन को 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रूल रहता है। तो अगर सोमवार था तो आपका क्या रहेगा, बुधवार। इसका सही उत्तर आपका आएगा बुधवार, क्योंकि हमने सोमवार मंगलवार जो है बढ़ा दिया तो आपका जो है यहाँ पे बुधवार आ गया। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ आ रहा होगा बिल्कुल आसान से तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए, ठीक है, अब यदि ए जो है इक्वल्स टू 2 है, एम जो है बराबर है 26 के और जेड जो है बराबर है 52 के, तो बेट जो बीईटी है आपके पास वो किसके बराबर रहेगा। देखिए हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए यहाँ पर जो है वो दिया गया है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना है और सोचना है कि आखिर क्या हो सकता है। ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। ए जो है आपका एक नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 आ गया। एम जो आपका 13 पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 26 आ गया। जेड आपका 26 पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 52 आ गया। कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है किसमें, बीईटी में। बीईटी में सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो क्या कुछ आएगा, इस तरह से आएगा। बी में अगर हम बात करें तो 2 पे आता है, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 आ जाएगा, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ई की बात करें वो 5 नंबर पे आता है, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ गया, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। टी की बात करते हैं तो टी आपका 20 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 20 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, 40 का यहाँ लिख दिया। इसको जब हम प्लस करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 40 और 10 आपके 50, 50 और 4 54, ठीक है। तो आपका जो है सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 54 यानी कि 54, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीकों से रीजनिंग जो है आपके मेंटल एबिलिटी एक तरह से आपका देखते हैं, ठीक है, कि आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज आपको यहाँ पे बतानी है। नंबर सीरीज आपको दी गई है 14, 17, 21, 24, 28, 31 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया, आपको क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, सब कुछ देखना है। 14, 17 जब हम प्लस करते हैं 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 14 में से जब हम जो अगर हम बात करें माइनस घटाते हैं, ठीक है, घटाने का यहाँ पे देखेंगे हम, तो 14 में से जब हम 17 में से 14 को हम घटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वो देखेंगे, साथ में प्लस करके देखेंगे। तो 14 में अगर हम यहाँ पर 3 को प्लस करते हैं तो क्या आपका 17 आ रहा है, जी हाँ। तो यहां से अगर हम बात करें यहां तक +3 हम कर रहे हैं, कितना, +3 आप यहाँ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें 17 यानी कि 17 से 21 में कितना हमें जोड़ना पड़ रहा है, +4। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, जी हाँ दोस्तों, +3 +4, ठीक है। उसी तरह से 21 में हम 4 में बात करें तो आपका कितना आएगा, +3, 21 और 3 आपका कितना रहेगा, 24। उसी तरह से 24 और 4 28। तो 3 4 की सीरीज यहाँ पे बन रही है, 3 4 3 4। उसी तरह से 28 और 21 31, ठीक है, 28 में 3 हम जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31। तो 31 में आपको कितना जोड़ना है, सिंपल से तरीका है, 3 4 3 4, तो यहाँ पे 3 4 आएगा। 31 में आपको जो है वो सिंपल तरीके से 4 जोड़ना है। 31 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 35। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 35। तो इस तरह से आपको जो है वो नंबर सीरीज को यहाँ पे सॉल्व करना है। कॉमन डिफरेंस आपको देखना है, सीरीज आपको देखनी है, मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, भाग करके आपको देखना है, सब कुछ करके आपको देखना है और फाइनली आपको जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो एडवांस लेवल के इसके क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरह से आप जो शॉर्ट ट्रिक्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें जो है दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपके पास श्रेणी क्या है, ए क्यू डी आर जी एस, फिर आपके पास यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एम यू पी वी। देखिए आपके पास कुल मिलाकर यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो है
हमें एक तरह से ब्लैंक में 6 पद भी दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 पद रहेंगे, ठीक है। यानी कि 2-2 का यहाँ पे आपके पास जोड़े बनेंगे, तो 2-2 के जोड़े बनेंगे, AQ का DR के साथ बन जाएगा, MU का PV के साथ, और हमें फाइंड आउट करना है कि GS का किसके साथ यहाँ पे आपका पेयर बनेगा। तो चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। AQ की बात करें और DR की बात करें तो इसमें आपका कैसे रहेगा, ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD की अगर हम बात करें तो +2 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्यू आर की बात करें तो +1 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक ही आपका जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से अगर हम MU और PV की बात करें तो MNOP यानी कि NO, यहाँ पे 2 पद आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका +2 रहेगा, ठीक है। +2 यहाँ पे आपका रहेगा। और उसी तरह से UV, तो यहाँ पे +1 आपका यहाँ पे रहेगा। तो सेम इसी में प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर +2 +1 की, तो GS में भी आपका यही सेम फॉलो किया जाएगा। तो चलिए फॉलो कर लेते हैं। तो GHIJ, HI और J, तो यहाँ पे आपका पहला तो आ गया आपका J, दूसरा आपका रहेगा RST ST, तो JT। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो JT आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ आ गया होगा आपको किस तरह से हमने सॉल्व किया। G को जो है हम बात करें तो यहाँ पे +2 जुड़ रहे हैं J के साथ, ठीक है। और S की बात अगर हम करें तो S में आपके पास कितने जुड़ रहे हैं, वो +1 जुड़ रहा है। सेम सीरीज यहाँ पे हमने फॉलो की, +2 +1 +2 +1, जो हमने जो है +3 +4 में फॉलो किया था। तो नंबर सीरीज को आप जो है इसी तरह से नंबर सीरीज की बात करें, वर्ड सीरीज की बात करें, इसी तरह से आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। देखिए यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आपको जो इस तरह से दिया गया होता है कि अगर हमारे पास सेब एक जो है फसल है, ठीक है, फल है, सेब एक फल है, तो आपके पास आलू क्या रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी दिए जाते हैं। तो उसी तरह से ये भी प्रश्न उसी श्रेणी में से आता है कि अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो देखिए पुलिस एक जो संस्था है वो किस लिए बनी गई है, वो अपराध को रोकने के लिए बनाई गई है। तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया गया है, क्रूज बनाया गया है, नदी, तालाब, बांध। देखिए नदी जो है तो वहां पर तो पानी बहेगा, तालाब में पानी रुका रहेगा आपका, ठीक है। बाकी क्रूज और बांध में से अगर हम बात करें तो आपके जो है वो बांध निर्माण इसीलिए किया जाता है कि बाढ़ जो है वो रोकी जा सके, बाढ़ ना आए, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रण करता है वो बांध करता है, ठीक है। उसी तरह से पुलिस जो है वो अपराध को नियंत्रण करती है। तो यहां पर इस तरह से आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इस प्रश्न को छोड़े बिना ना जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रश्न जो है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जिसमें रीजनिंग आपके सिलेबस में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो है वो यहां पर पूरी तरह से यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला है, वह फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला है, वो फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, वो शुरुआती जगह से कितनी दूर है। देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, काफी ज्यादा मुश्किल हमें लगता है, बट अगर हम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहां पर आसानी से आप जो है सॉल्व कर पाओगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो डायरेक्शंस यहां पे बना लेनी है। किस तरह से आपको डायरेक्शन बनानी है, आप यहां पे जानते हैं, ये आपका रहेगा उत्तर आपका रह जाएगा, दक्षिण आपका रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमें सिर्फ एक डायरेक्शन दी गई है उत्तर, इसीलिए मैं यहाँ पे उत्तर ले रहा हूं, तो ये आपकी उत्तर रहेगी, ये आपकी दक्षिण रहेगी, ठीक है। बाकी आपकी जो पूर्व पश्चिम रहेगी। तो बात कर लेते हैं कि रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, यानी कि इस और 10 किलोमीटर चला, यहां से यहां तक मान लीजिए ये आपका 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक रोहन कितना चला, 10 किलोमीटर चला आपका, ठीक है। और उसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यानी कि यहां से वो बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, इस और 20 किलोमीटर वो चल दिया, ठीक है। इस और 20 किलोमीटर वो चल दिया, यहां पे 20 आप लिख लीजिए, ठीक है। वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अब वो फिर बाएं मुड़ा, इस पोजीशन से वो फिर बाएं मुड़ा। आपका शुरुआती जो है वो पॉइंट यहां पे रहता है, आप जानते हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। तो इस
बिंदु से या इस पोजीशन से वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि 10 किलोमीटर यहां से वो चला तो इस लाइन पे फिर पहुंच गया, क्योंकि यहां अगर 10 किलोमीटर है तो यहां भी आपका कितना आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरह से ये आकृति आपकी बन गई, आपके पास रेक्टेंगल आयत एक बन गई, और आयत की अगर सामने सामने की भुजाएं जो आप जानते हैं बराबर होती है, तो 10 किलोमीटर ये 10 ये है और 20 ये है, तो ये भी आपका कितना रहेगा 20 रहेगा। ठीक है, अब यहां से वो फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, इस पोजीशन से वो फिर जो है वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो यहां से वो जब वो दाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर यहां से वो यहां तक चलेगा, तो यहां से यहां तक वो कितने चला 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए हमने सब कुछ यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग किया। रोहन उत्तर में 10 किलोमीटर चला, यानी कि रोहन उत्तर में यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चला। ठीक है, वो फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो यहां से यहां तक वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो यहां से यहां वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा, यहां से जब वो दाएं मुड़ा और वो 5 किलोमीटर चला, तो यहां से वो 5 किलोमीटर चला। ठीक है, हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग कर लिया। अब प्रश्न क्या है कि वो शुरुआती जगह से कितनी दूर है, यानी कि इस बिंदु से वह कितनी दूर है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 20 है, ये भी 20 होगी, तो 20 और 5 आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 25, यानी कि 25 किलोमीटर आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर आएगा। तो वो अपनी शुरुआती जगह से जो है वो 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये जो है इसका सही उत्तर, उम्मीद करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करने, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पर जो पुलिस भर्ती की जो रहता है आपका एग्जाम, उसमें जो है इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है वो आपके पास इस तरह से है, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं।